हम जानते हैं कि मानव जो कुछ भी अपने वातावरण के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त करता है, उसका अधिकांश भाग दृष्टि के माध्यम से प्राप्त करता है। पर यह बात इससे अधिक सही है कि जो कुछ भी वो दृष्टि के माध्यम से, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय अवश्य है, उससे प्राप्त करता है, वही वो बची हुई जो ज्ञानेंद्रियाँ या जो अन्य ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे सुनना, जैसे स्पर्श करना किसी चीज़ को, जैसे सूंघना, टेस्ट करना, काइनेस्थेसिस, ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनसे भी वही सूचना, वही इंफॉर्मेशन, वही जानकारी मानव प्राप्त कर सकता है जो वो दृष्टि के माध्यम से करता है। शायद यही कारण है, शायद ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से यही कारण है कि भारत में और विश्व के अन्य देशों में भी जितने बहुत से ऐसे दृष्टि बाधित ब्लाइंड पर्सनालिटीज हुई हैं, जिन्होंने दृष्टि के अभाव में भी ज्ञान प्राप्त करने की अंतिम स्थिति तक पहुंचने का प्रयास किया और पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री राम मित्तल है। मैं आज से एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य बीएड स्पेशल एजुकेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट और बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चों को स्पेशल स्कूल्स या इंक्लूसिव स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उनके लिए इस श्रृंखला में दृष्टिबाधितों की शिक्षा एवं पुनर्वास से जुड़े जो मसले हैं, पहलू हैं, उनकी अलग अलग एपिसोड्स में चर्चा करूंगा। जैसे दृष्टि बाधा क्या है, दृष्टि बाधा के शैक्षणिक प्रभाव क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है, दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा में किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उन उपकरणों को कैसे हम यूज करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। दृष्टि बाधितों की शिक्षा में या उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से, विशेष रूप से केंद्रीय सरकार की ओर से उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इन सभी विषयों की बारी बारी से चर्चा करने की कोशिश करूंगा, उन पर विचार करने की कोशिश करूंगा। मेरा अनुरोध इस वीडियो को देखने वालों से यह है कि अगर उन्हें कहीं कोई कमी लगती है, उनके कुछ सुझाव हैं जो वो मेरे इस प्रयास को और अच्छा बनाने में सहायक हो सकते हैं, मुझसे अवश्य करें। और शेयर करने के लिए मेरी जो ईमेल आईडी है srmittal@gmail.com, मेरा अनुरोध है कि मेल के माध्यम से वो मुझे इस आईडी पर srmittal@gmail.com, या फिर अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके कुछ सुझाव देना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, तो मेरे फ़ोन नंबर 8077783408 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति जो पढ़ने लिखने के लिपि का प्रयोग करते हैं, वो क्या है। दृष्टिबाधितों के लिए एक लिपि जिसका कि पिछले लगभग 200 वर्षों से, पौने 200 वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है, उसे हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। जैसा कि इस लिपि का नाम है ब्रेल, इसका आविष्कार और विकास एक फ्रांसीसी दृष्टिबाधित व्यक्ति जिनका नाम लुई था, उन्होंने किया है। लुई, और इसीलिए उनके नाम पर ही इस स्क्रिप्ट को लुई ब्रेल स्क्रिप्ट या लुई ब्रेल लिपि कहा जाता है।
ब्रेल स्क्रिप्ट स्पर्श के माध्यम से पढ़ी जाती है, छूकर, मतलब छूकर इसको हम पढ़ते हैं। और यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसकी चर्चा करने से पहले कि 6 बिंदुओं पर किस प्रकार ये आधारित है, मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया की ये एकमात्र लिपि है जिस लिपि के माध्यम से हम विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो भारत में बोली जाने वाली हों या फिर अन्य देशों में, उन सभी भाषाओं के साहित्य को इस लिपि के माध्यम से हम मुद्रित कर सकते हैं। और यह इसलिए संभव है कि इसकी एक विशेषता है कि इस लिपि में एक ध्वनि देने वाले विभिन्न भाषाओं के जो अक्षर हैं, वो समान बिंदुओं के समूहों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ब एक ध्वनि है जिसके लिए अंग्रेजी भाषा में अक्षर बी है, हिंदी में ब है और उर्दू में बे है, या फिर ग्रीक भाषा में बीटा है। ये अक्षर ब साउंड देने वाला अक्षर, चाहे वो इन चारों में से किसी भाषा में हो या फिर अन्य किसी भाषा में हो, वो बिंदुओं के एक ही समूह से लिखे और पढ़े जाएंगे। तो दोस्तों, जो मैंने पहले कहा कि ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित स्पर्श लिपि है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 बिंदु 2 पंक्तियों में अरेंज होते हैं और इनमें से प्रत्येक में 3-3 बिंदु होते हैं। बाईं ओर के जो 3 बिंदुओं की पंक्ति है, इसमें जो आपसे दूर की ओर बिंदु है, उसको बिंदु नंबर 1 या डॉट नंबर 1 कहा जाता है, या डॉट 1 कहते हैं। और उसके नीचे वाले बिंदु को बिंदु 2 या डॉट 2, तथा उसके नीचे वाले को, यानी कि आपकी ओर जो बिंदु है, उसे हम बिंदु 3 या डॉट 3 कहते हैं। इसी प्रकार जो दाहिनी ओर 3 बिंदु होते हैं, उनमें से आपसे दूर की ओर अथवा एक के दाहिनी तरफ जो बिंदु होता है, उसे हम बिंदु 4 या डॉट 4 कहते हैं। उसके नीचे वाले बिंदु को बिंदु 5 या डॉट 5 कहते हैं, और आपकी ओर जो बिंदु होता है, उसे हम बिंदु 6 या डॉट 6 कहते हैं। अर्थात बाईं ओर डॉट 1, 2, 3 और दाहिनी ओर बिंदु 4, 5, 6 होते हैं। इन्हीं 6 बिंदुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस की सहायता से मैक्सिमम 63 आकृतियां बन सकती हैं, 63 शेप्स बन सकती हैं, 63 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। और 64वां जो कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम ब्लैंक सेल या रिक्त सेल कहते हैं। और विश्व की सभी भाषाएं इन 63 या 64 कॉम्बिनेशंस में लिखी अथवा पढ़ी जाती है। उदाहरण के लिए, इन कॉम्बिनेशंस में हम दो दो बिंदुओं के, जैसे 1-2 या 1-3 या 3-5 या 1-5 या 4-6 या 2-4, 2-5 आदि अनेक कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। 3-3 बिंदुओं के, जैसे 1-3-6, 3-4-6, 2-4-5, 1-3-4, 1-5-6, 3-4-5 आदि। 4-4 बिंदुओं से भी कुछ समूह या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, शेप्स बनती हैं, आकृतियां बनती हैं, जैसे 2-3-4-5, 1-2-5-6, 1-3-4-5 या 2-3-4-6 आदि। 5 बिंदुओं से लगभग 4 के करीब
आकृतियां बनती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 6, 1 2 3 5 6 या 2 3 4 5 6, और 6 बिंदु से एक ही आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिलाकर ये 63 आकृतियां बनती हैं। लुई ब्रेल ने, जिन्होंने जैसा कि मैंने पहले कहा, इस लिपि का आविष्कार किया है और विकास किया है, उन्होंने इन 63 कॉम्बिनेशंस को सात सात पंक्तियों में विभाजित या अरेंज किया है, जिसे हम 7 लाइन सिस्टम भी कहते हैं। ये 7 लाइन सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में, अगली बातचीत में चर्चा करेंगे, और उसमें मैं आपको लाइन वाइज बतलाने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से डॉट कॉम्बिनेशंस किस लाइन में आते हैं, और उनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा के विभिन्न अक्षरों के लिए प्रयुक्त होते हैं, और कौन से चिन्हों के लिए, क्योंकि हमें किसी भी भाषा का साहित्य जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए हमें विभिन्न चिन्हों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो चिन्हों के लिए किन कॉम्बिनेशंस को या डॉट समूहों को, बिंदु समूहों को इस्तेमाल में लाया जाता है, उसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ इस अभी बताने का प्रयास किया है, आपको उसके बारे में कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना सुझाव या अपने सुझाव इस वीडियो के बारे में मुझसे साझा करने का प्रयास अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।